दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको 2025 के सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब विस्तार से देने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। हम आपको ताज़ा करंट अफेयर्स, इतिहास, विज्ञान, खेल, अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों से जुड़े सवालों के सटीक उत्तर और उनकी विस्तृत व्याख्या देंगे। वीडियो को कैसे देखें? वीडियो को ध्यान से देखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो वीडियो में दी गई व्याख्या को ध्यान से सुनें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले ऐसे ही ज्ञानवर्धक अपडेट। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होगा। हेलो दोस्तों, क्विज अप लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज हम क्रिकेट के किंग विराट कोहली के कुछ शानदार रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके सामने है पहला सवाल। क्विज नंबर 1, विराट कोहली ने कितनी पारियों में वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन पूरे किए? ए 250, बी 287, सी 299, डी 350। थोड़ा सोचिए और सही जवाब है, सही उत्तर बी 287 पारियां। वाह दोस्तों, क्या रिकॉर्ड बनाया है हमारे चीकू ने। चलिए अब इस जवाब को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 14,000 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने ये कीर्तिमान अपने 299वें वनडे मैच की 287वीं पारी में हासिल किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 350 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। इस दौरान कोहली ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 158 कैच लेने वाले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। यह ऐतिहासिक पल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला, जब भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। कोहली ने 13,000 से 14,000 रन केवल 10 पारियों में पूरे किए। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। विराट के नाम तो और भी कई बड़े रिकॉर्ड हैं। सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। सबसे तेज 50 वनडे शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर से भी पहले। 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या विराट कोहली वनडे में 15,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। क्विज नंबर 2, फोर्ब्स की 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहीं? ए सावित्री देवी जिंदल, बी फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, सी एलिस लुइस वाल्टन, डी मैकेंजी स्कॉट। सही उत्तर सी एलिस लुइस वाल्टन। व्याख्या। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोर्ब्स की 2025 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची के बारे में। ये सूची सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उन महिलाओं की असाधारण सफलता की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से ये मुकाम हासिल किया है। एलिस लुइस वाल्टन। दोस्तों, एलिस लुइस वाल्टन वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन की बेटी हैं। उनकी कुल संपत्ति 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिला बनाती है। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल व्यापार है और एलिस लुइस वाल्टन के पास इस कंपनी के शेयर हैं, जो उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत है। सावित्री देवी जिंदल। हमारे भारत की सावित्री देवी जिंदल और उनका परिवार भी इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। JSW ग्रुप की बदौलत उनकी संपत्ति 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सावित्री देवी जिंदल न सिर्फ भारत की बल्कि एशिया की भी सबसे अमीर महिला हैं। जिंदल ग्रुप स्टील, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कारोबार करता है और सावित्री देवी जिंदल ने अपने पति के निधन के बाद इस ग्रुप को बहुत अच्छे से संभाला है। अन्य महत्वपूर्ण नाम। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, लोरियल की मालकिन, दूसरे स्थान पर हैं। जूलिया कोच और मैकेंजी स्कॉट भी इस सूची में शामिल हैं। दोस्तों, ये महिलाएं हमें सिखाती हैं कि मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में भारत से और भी महिलाएं इस सूची में शामिल हो सकती हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक साझेदारी के बारे में जो भारतीय रेलवे और एरोस्पेस उद्योग को एक नया आयाम देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्विज नंबर 3। गोदरेज एंटरप्राइजेज ने किस इतालवी कंपनी के साथ उन्नत रेलवे और एरोस्पेस उपकरणों के निर्माण के लिए साझेदारी की? ए. फिनमैकेनिका, बी. बिस्याच एंड कैरू, सी. लियोनार्डो SPA, डी. एलेनिया एरोनॉटिका। और सही जवाब है बी. बिस्याच एंड कैरू। विस्तृत व्याख्या। दोस्तों, 17 फरवरी 2025 को गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप ने इटली की ऑटोमेशन दिग्गज बिस्याच एंड कैरू के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी भारतीय रेलवे और एरोस्पेस उद्योगों में क्रांति लाने का वादा करती है। इस साझेदारी के प्रमुख बिंदु: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इस समझौते के तहत बिस्याच एंड कैरू अपनी उन्नत रोबोटिक ऑटोमेशन तकनीक को गोदरेज के साथ साझा करेगी। इससे भारत में अत्याधुनिक रेलवे और एरोस्पेस उपकरणों का निर्माण संभव हो पाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। यह साझेदारी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। गुणवत्ता में सुधार। बिस्याच एंड कैरू की विशेषज्ञता के साथ भारतीय रेलवे और एरोस्पेस उपकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनेंगे, जिससे उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। आर्थिक विकास। इस साझेदारी से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और दोस्तों, यह सिर्फ एक साझेदारी नहीं है, यह भारत के भविष्य की उड़ान है। यह साझेदारी भारत को एरोस्पेस, रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के लिए रोबोटिक स्वचालन और उन्नत विनिर्माण को मजबूत करने में मदद करेगी। यह उन्नत रोबोटिक समाधान, स्वचालित वेल्डिंग और स्मार्ट विनिर्माण को भारतीय बाजार में लाएगा। यह गठबंधन देश के रेलवे और विमानन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के करीब लाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये साझेदारी भारत के रेलवे और एरोस्पेस सेक्टर में गेम चेंजर साबित होगी? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं IRDAI के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के बारे में जो निश्चित रूप से भारतीय बीमा उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रश्न पर आते हैं। क्विज नंबर 4। IRDAI द्वारा बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए नए भुगतान तंत्र का क्या नाम है? ए. बीमा UPI, बी. बीमा OTM, सी. बीमा SBA, डी. बीमा पे। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी. बीमा SBA। व्याख्या। दोस्तों, फरवरी 2025 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान, पारदर्शी और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बीमा SBA नामक एक नया भुगतान तंत्र लॉन्च किया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो बीमा उद्योग में डिजिटल भुगतान को एक नया आयाम देगा। बीमा SBA के प्रमुख फायदे। सुरक्षित भुगतान। दोस्तों, ये सिस्टम IPO में उपयोग होने वाले SBA सिस्टम की तरह ही काम करता है। यहाँ ग्राहक का पैसा उनके बैंक खाते में ब्लॉक हो जाता है और पॉलिसी अप्रूव होने के बाद ही डेबिट होता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा काफी कम हो जाता है। तेज रिफंड। अगर किसी कारणवश पॉलिसी अप्रूव नहीं होती है तो पैसा तुरंत ग्राहक के खाते में वापस आ जाता है, यानी कि रिफंड में कोई देरी नहीं। आसान भुगतान विकल्प। यह सिस्टम UPI और OTM वन टाइम मैंडेट दोनों को सपोर्ट करता है, जिससे भुगतान करना और भी आसान हो जाता है। ग्राहकों को अपनी पसंद का भुगतान करने का तरीका मिल जाता है। पारदर्शिता। बीमा SBA से बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। यह सिस्टम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करता है। ग्राहक संतुष्टि। जब भुगतान प्रणाली सुरक्षित और आसान होगी तो स्वाभाविक रूप से ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी। IRDAI का उद्देश्य।
दोस्तों, IRDAI का मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, ताकि ग्राहक तेज, आसान और विश्वसनीय तरीकों से बीमा खरीद सकें और नवीनीकरण कर सकें। यह न केवल ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि बीमा कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बीमा ASBA भारतीय बीमा उद्योग में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही रोमांचक और अनूठे प्रोजेक्ट के बारे में, जो भारत में समुद्री पर्यटन को एक नया आयाम देने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विज नंबर 5। INS गुलदार को किस राज्य में अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? A. गोवा, B. केरल, C. महाराष्ट्र, D. तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है C. महाराष्ट्र। विस्तृत व्याख्या। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC को सौंप दिया है और अब इसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न केवल समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारी रक्षा विरासत को भी दुनिया के सामने लाएगा। इस अंडर वाटर म्यूजियम की कुछ खास बातें। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव होगा, जहां पर्यटक स्कूबा डाइविंग के जरिए INS गुलदार को करीब से देख सकेंगे। नौसेना की विरासत का प्रदर्शन। इस म्यूजियम में नौसेना के जहाज़ों, हथियारों और रक्षा तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे लोगों को हमारी नौसेना की शक्ति और इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा। ये म्यूजियम एडवेंचर टूरिज्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और महाराष्ट्र को समुद्री पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बना देगा। नौसेना के लिए प्रशिक्षण का केंद्र। इस पहल से भारतीय नौसेना को स्कूबा डाइविंग और समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन स्थान मिलेगा। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं होगा, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। INS गुलदार का संक्षिप्त इतिहास। INS गुलदार भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण युद्धपोत था, जिसने कई समुद्री सुरक्षा अभियानों और रक्षा मिशनों में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब सेवा मुक्त होने के बाद इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा रहा है और ये अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में एक नया जीवन प्राप्त करेगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारत के समुद्री पर्यटन और रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि हमारे देश की समृद्धि में भी योगदान देगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में और भी अंडर वाटर म्यूजियम बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। क्विज नंबर 6। प्रश्न। 28वें ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC में भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की? A. असम, B. उत्तराखंड, C. पश्चिम बंगाल, D. केरल। सही उत्तर C. पश्चिम बंगाल। व्याख्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 28वें ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC के बारे में, जो फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। इस बार पश्चिम बंगाल ने भारत के सभी 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक 543 पक्षी प्रजातियां दर्ज की हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल इस राष्ट्रीय सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यह राज्य की समृद्ध जैव विविधता और पक्षी संरक्षण में इसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। यह कार्यक्रम 14 फरवरी से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था और यह दुनिया के सबसे बड़े पक्षी अवलोकन कार्यक्रमों में से एक है। GBBC ऑफ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या है? ये कार्यक्रम पहली बार 1998 में कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी और नेशनल ऑडबोन सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें हर साल दुनिया भर के सैकड़ों देशों के पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक भाग लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पक्षियों की प्रजातियों की गणना करना, उनकी आबादी के रुझानों को समझना और पर्यावरणीय परिवर्तनों को ट्रैक करना है। पश्चिम बंगाल की यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है? 543 पक्षी प्रजातियां दर्ज, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में पक्षी आवास कितने विविध हैं।
यहाँ सुंदरबन, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और दोआब्स जैसे कई संरक्षित क्षेत्र हैं जो पक्षियों के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर रहना ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में पक्षी संरक्षण के प्रयास कितने सफल हैं। पश्चिम बंगाल में पक्षी संरक्षण के लिए सरकार और स्थानीय समुदायों का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर अनेक संस्थाएं और पक्षी प्रेमी नियमित रूप से पक्षियों की गणना और निगरानी करते हैं, जिससे सही आंकड़े प्राप्त होते हैं। पक्षी संरक्षण क्यों जरूरी है? पक्षी पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उनकी आबादी में कमी जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का संकेत देती है। पक्षी अवलोकन स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे इको टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। यह नई खोजों और अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं। इनका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो क्या आप बर्ड वॉचिंग करते हैं और आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और वन्यजीव से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्विज नंबर 7, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए. गांधीनगर, बी. पुणे, सी. मुंबई, डी. जयपुर। और दोस्तों, इसका सही जवाब है बी. पुणे। व्याख्या: जी हाँ, 22 फरवरी 2025 को हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता पुणे, महाराष्ट्र में की। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्षेत्रीय परिषदें आखिर हैं क्या? तो समझिए, ये वो मंच हैं जहां राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर आपसी सहयोग, कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास, जल संसाधन प्रबंधन और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती हैं। यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें कई राज्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले 26वीं बैठक 28 अगस्त 2023 को गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद एक विस्तृत नज़र। स्थापना: भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव। अध्यक्ष: हर क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री जी करते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का महत्व: राज्यों के बीच सहयोग। ये परिषदें राज्यों के बीच सीमा विवादों को सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आर्थिक और औद्योगिक विकास, व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच प्रदान करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, आतंकवाद, साइबर अपराध और नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याओं पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती हैं। दोस्तों, ये क्षेत्रीय परिषदें हमारे देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वो जगह हैं जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के विकास के लिए नीतियां बनाती हैं। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय परिषदों से राज्यों के विकास में तेजी आती है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आपको गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, क्विज अप लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है क्विज नंबर 8। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की? ए. मालदीव, बी. श्रीलंका, सी. बांग्लादेश, डी. म्यांमार। और इसका सही जवाब है सी. बांग्लादेश। वाह, क्या बात है, आपने सही जवाब दिया। अब चलिए इस सवाल के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। फरवरी 2025 में भारत ने बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे समुद्री संबंधों को और भी मजबूत करेगी। यह अध्यक्षता हमें मालदीव के माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मिली। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने भारत की ओर से इस महत्वपूर्ण पद को संभाला। अब थोड़ा BOBPIGO के बारे में भी जान लेते हैं।
इस संगठन की स्थापना 2003 में हुई थी और इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों का सतत विकास करना, समुद्री पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण करना और मत्स्य पालन उद्योग से जुड़े समुदायों को सशक्त बनाना। तो भारत की अध्यक्षता क्यों इतनी खास है? भारत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति है और हमारे मत्स्य पालन उद्योग से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ये अध्यक्षता हमें समुद्री अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का मौका देगी, जिससे हम नए मत्स्य प्रबंधन मॉडल विकसित कर सकेंगे। और हाँ, ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। दोस्तों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। क्या आप मानते हैं कि भारत को इस दिशा में और भी प्रयास करने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, क्विज़अप लर्न एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, क्विज़अप लर्न और लर्न में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में फरवरी 2025 में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस देश की यात्रा की? A. अमेरिका, B. फ्रांस, C. रूस, D. जर्मनी। और इसका सही जवाब है B. फ्रांस। वाह, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए इस उत्तर की गहराई में उतरते हैं। विस्तृत व्याख्या। फरवरी 2025 में हमारे थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस का दौरा किया। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। यात्रा के मुख्य बिंदु: रक्षा साझेदारी को गहरा करना, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा उपकरण और तकनीकी साझेदारी, अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग पर चर्चा, सैन्य नवाचार और रक्षा उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना। भारत फ्रांस रक्षा संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? राफेल डील। राफेल लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना की ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। नौसेना सहयोग। फ्रांस भारत को पनडुब्बी निर्माण और युद्धपोतों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास। शक्ति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाते हैं। रणनीतिक महत्व। हिंद महासागर में दोनों देशों की भागीदारी समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यात्रा के संभावित प्रभाव। रक्षा उपकरणों में तकनीकी साझेदारी का विस्तार, नए संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत, समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा सहयोग को मजबूती, दोनों देशों के मध्य रक्षा उद्योग में सह उत्पादन की संभावनाएं, तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच यह रक्षा सहयोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि भारत और फ्रांस को अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्विज़अप लर्न और लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, क्विज़अप लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे। तो सवाल ये है, क्विज नंबर _10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी? A. उज्जैन, B. छतरपुर, C. रीवा, D. भोपाल। और इसका सही उत्तर है B. छतरपुर। वाह, बिल्कुल सही। अब आइए इस उत्तर को विस्तार से समझते हैं। फरवरी 2025 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। यह संस्थान 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसके पहले चरण में 100 बिस्तरों की आधुनिक सुविधा होगी। इस संस्थान की कुछ खास बातें: आधुनिक चिकित्सा सेवाएं। ये संस्थान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद और अनुसंधान का एक अनूठा संगम होगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। अनुसंधान और नवाचार। यहाँ एक अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र होगा जो नई तकनीकों और उपचार पद्धतियों के विकास पर काम करेगा। आध्यात्म और आरोग्य का संगम। बागेश्वर धाम, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, अब चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर कहा, बागेश्वर धाम आध्यात्मिक केंद्र से आरोग्य केंद्र बनने जा रहा है, जो न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे देश को लाभान्वित करेगा। उन्होंने श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई दी और कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इसके लाभ। स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा। स्थानीय युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के नए अवसर। बुंदेलखंड को एक प्रमुख मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस तरह के संस्थान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्विज़अप लर्न एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। साथियों, आज हमने जीके 2025 के उन चुनिंदा प्रश्नों पर गहन चर्चा की जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्विज़अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक वीडियो मिलते रहें। आपके किसी भी प्रश्न या सुझाव का हम स्वागत करते हैं। कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम जल्द ही नए और अधिक चुनौती